हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान विषय का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो कि कल 24 मार्च को आपके होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर छपेगा। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के प्रत्येक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पेपर आपका 2 घंटे 30 मिनट का है। कुल मिला के 25 प्रश्न दिए गए हैं और कितने नंबर का पेपर है? आपका 80 अंकों का पेपर है। आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आप पढ़ लेना। बढ़ते हैं सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। तो आपके 1 से लेकर 8 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल का मतलब है ऐसी फसल जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? काटी जाती है मार्च अप्रैल के अंदर। मतलब अभी जो फसलें कट रही है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो देखो, मक्का, धान, चना या सोयाबीन, तो इनमें से जो रबी की फसल है वो है चना। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बाकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है और घना पक्षी विहार ये भी राजस्थान में है। तीसरा है आपका, खरपतवार नासी का उदाहरण है। खरपतवार नासी का उदाहरण है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खेतों के अंदर जो फसल के अलावा जो अनावश्यक पेड़ पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उनको हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2,4-D, एक खरपतवार नासी का उदाहरण है। चौथा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। देखो, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसा प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी क्षय नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वो कौन सा है? वायु, वन, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो वायु आपका एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। बाकी वन, कोयला और प्राकृतिक गैस, इनका यदि हम हद से ज्यादा उपयोग करेंगे तो कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वायु समाप्त होने वालों में से नहीं है। पांचवा है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कोक, कोलतार, बिटुमन या कोयला गैस। तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है उसे क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। आगे छठा है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ के द्वारा अर्जित आवेश क्या कहलाता है? जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वहां पर उत्पन्न होने वाला जो आवेश है वो कौन सा होता है? तो वो आपका धनावेश होता है। सातवां है, मानव नेत्र की पुतली का साइज यानी आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव नेत्र की पुतली का जो आकार है वो कंट्रोल होता है परितारिका के द्वारा। आठवां है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपने अवयवी रंगों के अंदर विभाजित होने की जो घटना है उसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे बात करें, आगे आपके प्रश्न संख्या 9 से 12 तक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 9वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखने हैं। तो प्रोटोजोआ के द्वारा 2 रोग कौन कौन से हैं? एक तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा, और दूसरा जो रोग है वो है आपका डायरिया। ठीक है, ये 2 रोग हैं जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। 10वां है, ऊष्मीयमान को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक भी लिखना है। तो ऊष्मीयमान क्या है? तो किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा या जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उसका ऊष्मीयमान। जैसे मैंने कहा, मैंने 1 किलो कोयला ले लिया। अब 1 किलो कोयले को यदि मैं पूर्ण रूप से जलाऊंगा तो उसके जलने से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, वो ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है वही उसका क्या कहलाएगा? ऊष्मीयमान कहलाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक देखो, इसका होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर
कितने जूल उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है वही उसका मात्रक है। तो मात्रक क्या होगा? किलो जूल प्रति किलोग्राम। 11वां है निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का आपस में क्या होता है? संलयन होता है, मिलन होता है, जिससे क्या बनता है? जिससे युग्मनज बनता है, और युग्मनज आगे जाकर किसके रूप में? भ्रूण के रूप में बदलता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है निषेचन। 12वां है आवृत्ति को परिभाषित करो और इसका मात्रक लिखो। तो आवृत्ति क्या होती है? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या चक्रों की जो संख्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की जो संख्या है उसे आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे बात करें लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से लेकर 22 तक। प्रश्न संख्या 13 है स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करना है। यहां पर आपके 4 अंक का यह प्रश्न है। देखो स्तंभ अ और स्तंभ ब। स्तंभ अ के अंदर दिया हुआ है जुकाम और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू रोग, ये किसकी वजह से फैलते हैं? तो ये दोनों विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ब है डेंगू के वायरस का वाहक। तो डेंगू के वायरस का वाहक होता है मादा एडिज मच्छर। फिर अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा फैलते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। फिर टाइफाइड और टीबी किसकी वजह से फैलते हैं? तो ये दोनों जीवाणु की वजह से फैलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मोमबत्ती की ज्वाला का आपको नामांकित चित्र बनाना है और ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था ईंधन का ऊष्मीय मान का जो मात्रक है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, और आपको मोमबत्ती की ज्वाला का एक नामांकित चित्र बनाना है। 15वां है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखें पहली खाली जगह है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे फसल कहते हैं। दूसरी खाली जगह है वो है कि खाली जगह एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्टों से प्राप्त होती है। तो खाद आपकी एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्टों से बनती है अथवा प्राप्त होती है। तीसरी खाली जगह है निश्चित अंतराल पर खेत के अंदर पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई करना कहलाता है। चौथी खाली जगह फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। पहला चरण क्या होता है? मिट्टी की तैयारी करना। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द के अंदर देना है। कितने शब्द के अंदर? एक शब्द के अंदर। पहला है गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कंठमणि या एडम एप्पल्स। क्या कहते हैं? कंठमणि या एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। दूसरा है यौवना आरंभ के साथ वर्षण किस हार्मोन का स्त्रावण प्रारंभ कर देता है? कौन से हार्मोन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। वर्षण के द्वारा कौन से हार्मोन उत्पन्न होता है? तो वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तीसरा है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा अथवा गलगंड रोग या जिसी को कहते हैं गोइटर रोग हो जाता है। चौथा मेंढक के लार्वा से वयस्क बनने का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा आपको क्या लिखना है? सत्य अथवा असत्य लिखना है। सत्य अथवा असत्य। देखो पहला कथन है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के चाहे वो अभिकर्षण हो या खींचाव यानी आकर्षण हो को हम बल कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में बल लगता है। ये बात भी सही है। तीसरा यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है बल के द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो यहां पर देखो गलत है।
बल के द्वारा हम वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गतिशील बना सकते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसको विराम अवस्था में ला सकते हैं। यानी ये कथन कैसा है? गलत है। बाकी तीनों कथन सत्य थे। 18वां प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है वनस्पति जात और प्राणी जात, ये दोनों क्या है? तो देखो, वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को क्रमशः वनस्पति जात अथवा क्या कहते हैं? प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को हम वनस्पति जात, पेड़ पौधों की प्रजाति को क्या कहेंगे? वनस्पति जात, और जीव जंतुओं की प्रजाति को क्या कहेंगे? प्राणी जात हम कह देंगे। दूसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर सुरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र जो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह बहुत बड़ा क्षेत्र जहां वन्य जीवों, पौधों और जनजातीय समुदायों को क्या किया जाता है? संरक्षित किया जा सकता है। उसे कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। 19 है खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या करो। खेल खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? तो इसका कारण है ताकि जमीन के ऊपर उनकी जो पकड़ है वो मजबूत हो और वे दौड़ते समय फिसले नहीं अथवा गिरे नहीं, क्योंकि जो कीलें होती है जूतों के नीचे लगी हुई वो जमीन के अंदर धंस जाती है, जिससे घर्षण बल बढ़ जाता है और खिलाड़ी बेहतरीन ढंग से दौड़ पाता है और उसके गिरने या चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। 20वां प्रश्न है सर्व्य तथा असर्व्य ध्वनियों में अंतर बताना है। तो देखो, सर्व्य ध्वनियां जिनको हम सुन सकते हैं ये वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, और असर्व्य ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और जिन्हें मानव कान आसानी से नहीं सुन सकते हैं। वो क्या होगी? असर्व्य ध्वनियां होगी। 21 है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे के द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या करो। तो देखो, आवेशित गुब्बारों के अंदर, दो आवेशित गुब्बारों के अंदर समान आवेश होंगे और समान आवेश होने की वजह से वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे। लेकिन यदि एक अनावेशित गुब्बारा है और एक आवेशित है तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल पैदा होगा और दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। फिर 22 है कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन करना है। तो कैलाइडोस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जो परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। इस पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें 3 आयताकार दर्पणों को एक ट्यूब के अंदर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे क्या बनाते हैं? एक प्रिज्म जैसी संरचना बनाते हैं, और ट्यूब के एक सिरे पर रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं और दूसरे सिरे पर अंदर की तरफ देखने के लिए एक छोटा सा छिद्र होता है। और जब ट्यूब को घुमाया जाता है तो दर्पणों में कांच के टुकड़ों के जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही सुंदर क्या बनाते हैं? पैटर्न बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। आगे बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न। 23 का अ है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या फायदे हैं? तो क्या फायदे हैं? पहला फायदा है ये दोनों ही स्वच्छ ईंधन है और कम प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा फायदा, इनका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है और ये ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इनका परिवहन आसान है और ये आसानी से उपलब्ध भी है और इनको आसानी से भंडारण भी किया जा सकता है। ब है वनो उन्मूलन के परिणाम, यानी धीरे धीरे वन नष्ट हो रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? तो मिट्टी अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव होगा, बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ेगा, जैव विविधता का नुकसान होगा, फिर जलवायु परिवर्तन होगा। दूसरा, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण को आपको चित्र बनाकर समझाना है कि नर आपके मानव के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अथवा में है पेट्रोलियम के परिष्करण को समझाना है और पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों और उनके उपयोग को आपको सारणीबद्ध करना है। पहली बात तो पेट्रोलियम का परिष्करण यानी शुद्धिकरण कैसे होता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से होता है, और जिसमें क्या करते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों को अलग अलग तापमानों पर गर्म करते हैं, तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग घटक क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर उन सभी के आपको क्या लिखने हैं? उपयोग लिखने हैं। इसके जो घटक हैं उनके उपयोग लिखने हैं।
ब है भारतीय विशाल गिलहरी का आपको नाम बताना है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम बताना है और बाघ परियोजना का उद्देश्य लिखना है। और सेकंड है ऋतुस्राव क्या है और मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करते हुए आपको एक नामांकित चित्र भी बनाना है। 24वां है मानव में नर जननांग का नामांकित चित्र बनाना है और परख नली शिशु पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, टेस्ट ट्यूब बेबी पर। और ब है कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर को क्यों छिड़का जाता है। और सेकंड है पार्श्व परावर्तन की घटना को आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है मानव के अंदर मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाना है और अलैंगिक जनन की 2 विधियों का आपको सचित्र वर्णन करना है, अलैंगिक जनन की 2 विधियों को आपको चित्र बनाकर समझाना है। ब है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों है, यानी घर्षण शत्रु लेकिन मित्र क्यों है। और सेकंड है विक्षेपण किसे कहते हैं और आपको मानव नेत्र का सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है। 25 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को सचित्र समझाना है। और ब है द्रव है वो बर्तन की दीवारों के ऊपर दाब डालता है, इसको आपको चित्र बना के समझाना है। अथवा में क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा अनेक वस्तुओं पर लेपन किया जाता है, प्रमुख उदाहरण देने हैं। और ब है गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 विज्ञान विषय का बोर्ड परीक्षा का पेपर। उम्मीद करता हूं कल की बोर्ड परीक्षा के पेपर में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है पेपर को अच्छे से याद कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन सभी तक ये पेपर आसानी से पहुंच जाए। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।